हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बैंक की जो 68 रुपए के पास चल रहा है। पिछले 7 साल 5 महीने में अपने इन्वेस्टर को 1 रुपए का रिटर्न नहीं दिया, जबकि लोग इसे फ्यूचर का एचडीएफसी बैंक कहते हैं। मगर पिछले कुछ दिनों से चर्चा में इसलिए है कि पिछले 21 ट्रेडिंग सेशन में 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो नाम तो जल्दी से बताइए, कौन सा बैंक है जिसे फ्यूचर का एचडीएफसी बैंक कहा जाता है? कमेंट में जल्दी से, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब। हम बात कर रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। 28 मार्च को लो बनाया था 52 रुपए का, 2 मई को हाई बनाया 65 रुपए का, परसेंटेज वाइज 25% के प्रॉक्स का रिटर्न। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो शेयर 7 साल में नहीं चला उसमें अचानक क्या हो गया। और जब कोई कम प्राइस का शेयर भागने लगता है तो आपको पता ही है कि रिटेल ट्रेडर उसके पीछे भागने लगते हैं, तभी तो ऊपर बाय करके फंसते हैं ना। क्योंकि ये स्टॉक, एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको चार्ट पे आगे बढ़ने से बता दूं, 8 जनवरी 2018 को 70 रुपए का हाई बनाया और वहां से गिर के लो बनाया 19 रुपए के पास। वापस से इस स्टॉक ने 1 मार्च 2021 को हाई बनाया 69 के आसपास का, फिर लो लगा 29 रुपीज के आसपास का, और वापस से जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 69.65 का हाई लगा। यानी क्या हो रहा है, 3 बार ऑलमोस्ट सेम हाई लगा है। तो देखने वाली बात बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है कि क्या इस बार अब इस 70 रुपए की बाधा को तोड़ते हुए क्या 70 रुपए के ऊपर बंद होकर एक नया दरवाजा खोलेगा। और आज यही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सब टेलीग्राम से जुड़े होंगे, जहां हमने आप लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए ट्रेड दिया था 7230 के ऊपर टाटा एलेक्सी लेने का। और जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूं टाटा एलेक्सी ने 7549 का हाई लगाया है। अराउंड 300 पॉइंट का मस्त मक्खन वाला प्रॉफिट बना है। तो बस टेलीग्राम से जुड़े रहिए। मेरा प्रॉमिस है, मेरा खुद से कमिटमेंट है, मुझे जब भी कुछ अच्छा लगता है मैं आप लोगों के लिए देता हूं। कोई टाटा एलेक्सी अकेला नहीं है, बशर्ते फॉलो करने की ज़रूरत है। और अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं कि नहीं मैं सीरियस हूँ, मुझे सीखना भी है और कमाना भी है, तो यूट्यूब कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके, जहाँ बहुत कुछ मिलता है। ऑप्शन चेन एनालिसिस हो, लर्निंग हो, स्टॉक लेवल हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लगातार दे रहे हैं। तो आप एक बार जुड़ेंगे तो आपको पता चल सकेगा कितना ज्ञान का खजाना वहाँ पर बट रहा है। आज की वीडियो में अनगिनत सवाल जो आपके मन में चल रहे हैं सबको कवर करेंगे, और ये भी बताएंगे कि क्यों फ्यूचर का एचडीएफसी बैंक कहा जाता है और क्या सच में कहा जाना चाहिए या नहीं। लेकिन थोड़ा सा टाइम रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तभी समझ पाएंगे, क्योंकि वर्किंग से लेकर फाइनेंशियल हर चीज़ को समझना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री से, तभी वर्किंग समझ पाएंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना है आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट के मर्जर से। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं कि कहानी क्या है। तो 2015 तक सिर्फ आईडीएफसी लिमिटेड हुआ करता था। आईडीएफसी लिमिटेड 1997 से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में काम करता है और अभी भी एक सेपरेट कंपनी के जैसा एक्टिव है। 2015 में आईडीएफसी लिमिटेड से एक सेगमेंट डीमर्ज हुआ जिसका नाम था आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी लिमिटेड का लोन एसेट और बोरोइंग आईडीएफसी लिमिटेड के पास ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद एक और कंपनी इस कहानी में आया जिसका नाम था कैपिटल फर्स्ट। ये कंपनी कंज्यूमर और एमएसएमई फाइनेंसिंग करती थी। 2018 में आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट को मर्ज कर दिया गया और न्यू कंपनी बनी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। मतलब यहां पहले 1 से 2 बना, फिर 2 से 1, यही है इसकी पूरी कहानी। नॉर्मल बैंक की तरह आईडीएफसी बैंक का बिजनेस भी ट्रेजरी, होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग और अदर बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसलिए इस पॉइंट पे मैं टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि लगभग सभी बैंक यही करते हैं। डायरेक्टली चलते हैं डेटा पे और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट को समझते हैं। 2018 तक आईडीएफसी बैंक के पास 73% होलसेल या कॉर्पोरेट डिपॉजिट हुआ करता था, 27% रिटेल डिपॉजिट। अब 2023 में आईडीएफसी बैंक के पास 76% रिटेल डिपॉजिट है और सिर्फ 24% होलसेल कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इसका मतलब क्या है ये समझिए। अगर आप जॉब या बिजनेस कुछ भी करते हैं, आप इस पॉइंट से रिलेट कर पाएंगे। होलसेल या कॉर्पोरेट अकाउंट में ज्यादातर या तो सैलरी अकाउंट ओपन होता है या करंट अकाउंट ओपन होता है, और ये दोनों तरह के अकाउंट में फंड का ट्रांजैक्शन रेगुलर करते हैं, मगर फंड रहता काफी कम है। इसको समझने के लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इतना खुद से सोचिए कि आपके अकाउंट में सैलरी आती
तो क्या पूरा महीना सैलरी अकाउंट में ही रहती है, रखते हैं? नॉर्मली लोग अपना सैलरी अकाउंट से अपना सारा बिल पेमेंट करते हैं और अपनी सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं। मेजॉरिटी केस में यही होता है और सेम सिचुएशन होती है करंट अकाउंट के केस में। जो लोग बिजनेस करते हैं वो करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं और लगातार ट्रांजैक्शन करते हैं। अब यहाँ समझिए इसे प्रॉब्लम क्या है। किसी भी बैंक के पास अगर फंड रहेगा तभी बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे पाएगा और इंटरेस्ट कमा पाएगा, सिंपल लॉजिक। और सैलरी अकाउंट और करंट अकाउंट के केस में बैंक के पास फंड आता तो है मगर रुकता नहीं है। इस वजह से बैंक इनके फंड को सही इस्तेमाल नहीं कर पाते और ऐसी सिचुएशन में बैंक का फंडामेंटल वीक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग अकाउंट हो जिसमें सभी लोग फंड सेव करते हैं और बैंक इन फंड को मार्केट में लोन देकर इस पर अच्छा रिटर्न बना लेते हैं, क्योंकि बैंक को सेविंग अकाउंट पे काफ़ी कम इंटरेस्ट देना पड़ता है और लोगों को जो देते हैं लोन उस पर बहुत मोटा कमाते हैं, इसलिए ब्याज को धंधो चोखो हुआ है। यही वजह है कि जिस बैंक के पास रिटेल अकाउंट ज़्यादा होता है वो छोटा दिखता ज़रूर है मगर उसका फंडामेंटल काफ़ी मोटा होता है, स्ट्रांग होता है। और यही वजह है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी अपने डिपॉजिट को होलसेल से रिटेल की तरफ शिफ्ट कर दिया। इससे आईडीएफसी बैंक का एनआईएम में इंप्रूवमेंट आया। आप कहोगे ये कौन सी बला है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी एनआईएम। इसको एग्जांपल समझिए, जब बैंक डिपॉजिट लेती है तो 2.5% इंटरेस्ट देती है और जब लोन देती है तो 8% इंटरेस्ट पे देती है, तो बीच का डिफरेंस हो गया 5.5%। यही हुआ एनआईएम और यही है बैंकों की असली इनकम। अब देखते हैं इनका लोन बुक। जैसे हमें पता है चलेगा कि बैंक किसको ज़्यादा लोन दिया है और सही जगह दिया है या नहीं दिया। यस बैंक इसीलिए तो डूबा था। तो इनके लोन बुक में 13% कंज्यूमर लोन, 13% लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, 12% रूरल फाइनेंस, 12% होम लोन, 10% कमर्शियल फाइनेंस लोन, 9% कार लोन, 8% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 7% डिजिटल गोल्ड लोन, 7% इमर्जिंग इंटरप्राइज, 2% क्रेडिट कार्ड, 1% लार्ज कॉर्पोरेट लोन और 6% अदर लोन है। यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मेजॉरिटी लोन दिया है कंज्यूमर लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रूरल फाइनेंस और होम लोन को। ये सब मिलाकर 50% लोन बुक ऐसे लोन से भरा हुआ है जिसका डिफॉल्ट होने का चांस काफ़ी कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सभी लोन के पीछे एसेट का बैकअप होता है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये ध्यान देना है कि भाई मिडिल क्लास लोगों का डिफॉल्ट होने का चांस काफ़ी कम होता है, क्योंकि उन्हें अपनी मान सम्मान भी देखनी है और बड़े लोग लोन लेकर हवा में उड़ जाते हैं, राइट है ना, और उन्हें लोन भी आसानी से मिलता है बिना किसी बैकअप के। तो ये रीज़न बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। आप लोगों की हमेशा डिमांड आती थी सर हम सीखना चाहते हैं बट हमारे पास पैसे नहीं है, तो आपका भाई अब आपके लिए लॉन्च कर चुका है finovings.com, जहां पर फिनोविंग्स एकेडमी के अंदर जब आप जाते हो तो वहां पर आपको अनगिनत चीज़ें सीखने को मिलती है, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो, म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, पर्सनल फाइनेंस हो, सब कुछ मिलेगा। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपके सामने सब कुछ दिख रहा है। तो जब जब आप इस पर क्लिक करेंगे अंदर में आप एग्जाम दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही यूनिक चीज़ करने की कोशिश की है और प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिएगा जिससे सब सीख सके। तो यहाँ तक अगर मैं आईडीएफसी के डिपॉजिट लेंडिंग के स्ट्रेटजी को समराइज कर दिया हूं तो ये क्लियर देख रहा हूं कि बैंक रिटेलर से ही डिपॉजिट लेती है और रिटेलर को ही ज़्यादा लोन देती है। रिटेल डिपॉजिट की वजह से बैंक के पास फंड भी रहता है और रिटेल को लोन देने से एनपीए भी कम होगा। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देख लेते हैं तो 56% रिटेल बैंकिंग से, 29% ट्रेजरी से, 13% होलसेल बैंकिंग से और 2% अदर बैंकिंग बिजनेस से आता है। तो यहाँ तक हम लोग आईडीएफसी बैंक के बिजनेस पोर्टफोलियो, सेगमेंट, रेवेन्यू सबको समझ चुके हैं। अब आते हैं फाइनेंशियल पे। 5 साल का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अर्निंग इनकम है 20.1% और पिछले 5 साल का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है 23%। आरओई है 11.8%, 5 ईयर का एवरेज आरओई है -1.83%। बैंकिंग इंडस्ट्री का एवरेज आरओई है 9.24%, ध्यान रखिएगा। आरओसी है 7.47%, 5 ईयर का एवरेज आरओसी है 5.59% और इस इंडस्ट्री का एवरेज आरओसी क्या है 5.7%। दोनों रिटर्न रेशियो अपने 5 ईयर एवरेज और इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 6.36%, मतलब बैंक आपको जो इंटरेस्ट पे कर रहा है उससे 6.36% ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर रहा है। नेट एनपीए है 1.03% और 2022 में नेट एनपीए 1.74% था। नेट एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक जितना भी लोन देता है वो बैंक के लिए एसेट होता है क्योंकि उसे बैंक अर्न करता है। अगर कोई लोन वापस नहीं मिलता है तो एसेट को एनपीए बोला जाता है।
और इस बैंक का नेट एनपीए डाउन ट्रेंड में है और ये अच्छी बात है। कासा रेशियो 50%, मतलब बैंक के पास जितना भी फंड है उसमें से 50% कासा के थ्रू है। कासा का मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। किसी भी बैंक का कासा रेशियो ज्यादा होने का मतलब है बैंक के पास ज्यादा कमाने का मौका है, क्योंकि कासा में इंटरेस्ट कम पे करना होता है और फंड ज्यादा टाइम के लिए जमा रहता है। तो ये पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। तो सभी की रेशियो को हम समरी करते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ रहा है, एनपीए कम हो रहा है, कासा बढ़ रहा है और साथ में बैंक रिटेल पार्ट पर ज्यादा फोकस दे रहा है। और यही वजह है कि ऐसा कहा जा रहा है कि आईडीएफसी बैंक शायद फ्यूचर का एचडीएफसी बैंक बन जाए। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी जिसको मैं लास्ट में समरी करूंगा और वो पॉइंट होगा सबसे हिट पॉइंट। तो अब तक हम लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बिजनेस स्ट्रेटजी, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू और की रेशियो समझ चुके हैं। अब देखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तेजी क्यों आए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो रैली आया है वो प्योर मार्केट बेस्ड है। इसी दौरान बैंक निफ्टी भी 11% बढ़ा है, लगभग सभी बैंक बढ़े हैं। इसके बाद 29 अप्रैल को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट भी पब्लिश किया, जिसमें बैंक ने दिखाया कि उनका कस्टमर डिपॉजिट 44% बढ़ा है, टोटल फंड एसेट 25% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 1782% बढ़ा है। मार्च 2022 में नेट प्रॉफिट था 132 करोड़, मार्च 2023 में आया 2485 करोड़। इतने बड़े प्रॉफिट जम का राज है अदर इनकम, मतलब ऐसा इनकम जो बैंक में मेन बिजनेस से अलग है, जैसे फी कलेक्ट करना, एटीएम चार्ज, क्रेडिट चार्ज। अगर अदर इनकम को हटा दे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था -1136 करोड़, मतलब ऑपरेटिंग लेवल पर निगेटिव है। और यही दो पॉइंट है जो मुझे लगता है निगेटिव होने वाला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए, और इसीलिए पूरी बात को सुनना बहुत जरूरी है। सेक्टर में तेजी, नेट प्रॉफिट में बड़ा जंप की वजह से आपने तेजी देखी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, शुड वी बाय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक? और इसके लिए आते हैं पहले वैल्यूएशन पर, और वो चार्ट वाली बात भी करेंगे जो मैंने कहा था 3 टाइम वाला। करंट पीए 17, इंडस्ट्री पीए 12.6, मतलब इंडस्ट्री पीई के बेसिस पर ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि नीचे से अच्छा खासा रैली कर चुका है। सबकी एक औकात होती है। बुक वैल्यू है 33.90, करंट प्राइस है 63.8, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.88, और इस इंडस्ट्री का एवरेज बुक वैल्यू क्या है 1.6, मतलब बुक वैल्यू के बेसिस पर भी थोड़ा महंगा है। दोनों वैल्यूएशन पर बैंक थोड़ा महंगा है, इसलिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होने का वेट करना चाहिए। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, ध्यान से। एसआईपी के बारे में भी बात करूंगा। तो ये क्या थी, सबसे पहले तो एनालिसिस कि क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, किस तरीके से है। अब मैं आता हूं इंपॉर्टेंट सवाल पे, लेकिन एक चीज बताइए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कमेंट में बताइए। तो अब चलते हैं चार्ट पे। तो जैसा कि आपने देखा, ये महंगा क्यों हो गया, क्योंकि एक्चुअली जब ये 28 रुपए के पास था तो ये था करेक्ट वैल्यूएशन पर। फिर वहां से ये रैली होकर, जो मैंने बोला कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 69 के पास है, तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर हो गया वैल्यूएशन थोड़ा महंगा। लेकिन अब हमें यहां पे क्या करना है, दो बातों पे फोकस करना है। पहला, अगर हम टेक्निकल लेवल पे आते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, ये 2 बार उस लेवल से आके गिरा है 70 के लेवल से। यानी हमें क्या करना है, हमें इंतजार करना है कि भैया तुम 70-72 के ऊपर बंद हो जाओ, और जब ये 70-72 के ऊपर बंद होता है तब हम उम्मीद करेंगे कि ये एक अच्छी रैली करेगा एज पर टेक्निकल। ठीक है, अब हम आते हैं बैक टू इन्वेस्टमेंट। देखो, कोई भी कंपनी रातों रात एचडीएफसी बैंक नहीं बन सकती। एचडीएफसी बैंक ने एचडीएफसी बैंक बनने के लिए सालों दिए हैं। वहां पर जब आप एचडीएफसी बैंक के भी चार्ट पे जाओगे तो न जाने कितनी बार ऊपर गया है और न जाने कितनी बार नीचे आया है। तो क्या आपके अंदर कैपेसिटी है इतनी बार ऊपर नीचे झेलने को? क्योंकि आप सब कहते हो मल्टी बैगर स्टॉक बता तो दो, बट होल्ड करने की कैपेसिटी किसी के पास नहीं होती। क्योंकि यही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 25 रुपए से 70 रुपए कई बार गया और वापस गिरा। तो वहां पर बैंक अच्छा काम कर रहा है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस काम कर रहा है। कभी एक जगह कभी पैसे लगाने नहीं चाहिए, पोर्टफोलियो में 15-20 शेयर होना चाहिए। वहां पर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एसआईपी मोड में धीरे धीरे रख सकते हो कि भैया मुझे अगला 5 साल 10 साल का विजन है। क्योंकि मल्टी बैगर उस तरह की चीजें जो पैर जमा के बनती है ना, उसके पैर को कोई जिंदगी में नहीं उखाड़ सकता। ध्यान से सुनिएगा। और कोई चीज सडनली बहुत राइज होती है ना, वो राइज होके छज्जे पर जाती है पर परमानेंट वो लेवल मुकाम होल्ड नहीं कर पाती। टाइटन, बजाज फाइनेंस, ऐसी अनगिनत कंपनियां जो धीरे धीरे ऊपर गई और उस मुकाम को पकड़ के बैठी, कोई उसको हिला नहीं सका। पीडीलाइट, एशियन पेंट, और जो कंपनी सडनली रॉकेट की तरह गई वो गिरी भी उतनी ही तेजी से। इस बात को याद रखिएगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक धीरे धीरे जाएगा, तो इट विल टेक टाइम। यहां पर आपको समझना पड़ेगा वैल्यूएशन, कई बार गिरना बढ़ना, क्योंकि अभी इंटरनली वक्त
हो रहा है, इंटरनली काम हो रहा है, तो वहाँ पर टेक्निकल चार्ट का लेवल दे दिया, लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्ट दे दिया, एसआईपी मोड दे दिया। अब और क्या सवाल बचा वो कमेंट में बता दीजिए और मुझे बताइए कि कैसी लगी वीडियो, लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।